इस सवाल के साथ कि रायबरेली और अमेठी की रेस क्या साख बचा सकेगी कांग्रेस। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एनके सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। एनके सर, सबसे पहले आपसे समझूंगा, ये जो सवाल है, ये सवाल दरअसल में इसलिए कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो उन्होंने इस वक्त रायबरेली और अमेठी का डेरा डाला हुआ है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, लिस्ट बहुत लंबी है। क्या ये सब कुछ इसीलिए कि लड़ाई अमेठी और रायबरेली की अपने वजूद को बचाने की है, साख को बचाने की है? नहीं अनुराग, ये प्रेमाइस थोड़ा सा गलत होगा कि राहुल गांधी की साख सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि रायबरेली में जीतते हैं या हारते हैं, या अमेठी में स्मृति ईरानी जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर यहाँ पे हारते हैं तो जो मैसेज अक्रॉस द कंट्री जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा, भले वायनाड से जीत जाए। पिछली बार भी ये हुआ था। तो हमें लगता है कि जो इस समय नेता का जमघट है वो बात सही है कि वहां पे अच्छे वोट से जिताने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारने जीतने से उसके राष्ट्रीय नेता होने में कमी आती है। उदाहरण के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह तो 4-5 बार से जीते हैं वहां पे, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता तो नहीं है ना बीजेपी के। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी का हो सकता है कि बहुत गहरी पैठ हो, लेकिन उसका ये गारंटी नहीं है कि वो राष्ट्रीय नेता बनेगा। और कन्वर्सली राष्ट्रीय नेता के लिए जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वो अगर हार जाए तो वो राष्ट्रीय नेता नहीं रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सारे लोग लगे हुए हैं क्योंकि एक प्रेस्टीजियस सीट बन गया है। ठीक है। अजय जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी साख की लड़ाई मान लिया है रायबरेली और अमेठी को, और क्या वाकई बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बीतते वक्त के साथ दोनों सीटों पर? अनुराग जी, बस ये बताइए मुझे कि 10 फ्यूज बल्ब एक साथ इकट्ठे कर लीजिए और सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, जलेगी क्या? नहीं जलने वाले जी, क्योंकि बल्ब तो फ्यूज है ना। तो सारे फ्यूज बल्ब की जमघट अगर अमेठी या रायबरेली में लग गई तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके भाग्य का सितारा जग जाएगा, नहीं होने वाला है। बुरी तरह से हारेंगे। और मैं बता रहा हूँ, रायबरेली इसलिए आए हैं क्योंकि वायनाड में भी हार का खतरा सता रहा है। अपने इंटरनल सर्वे में जब तय हो गया कि मुझे यहाँ पे हम हार सकते हैं, तब रायबरेली आने की घोषणा की। नहीं तो पहले ही कह देते ना, अरे चुनाव के दौरान ही कह देते। ये तो वायनाड के चुनाव बीतने के 5 दिन के बाद अंतिम दिन लोगों को पता चला कि भाई साहब आ रहे हैं रायबरेली जी, जब कंफर्म हो गया कि यहाँ से हार सकते हैं, नहीं तो रायबरेली भी नहीं आते। और अमेठी की तो खैर बात छोड़ दीजिए, अमेठी की गारंटी ले लीजिए मुझसे, 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी पिछली बार जीती थी, इस बार दुगने से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। लेकिन जिनको आप फ्यूज बल्ब कह रहे हैं वो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महासचिव हैं पार्टी की। एक सोनिया गांधी बेल पे, दूसरी नेशनल घोटाला, दूसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑलरेडी केसेस में हैं, बेल जल्दी लेना पड़ेगा, जेल जाएंगे। चाहे वो फेमस शराब घोटाला हो, चाहे वो लॉटरी घोटाला हो, हर तरह के महादेव ऐप हो। अशोक गहलोत हो गए सुपर मुख्यमंत्री, अपने ही उप मुख्यमंत्री को देशद्रोही कहते थे और पेपर लीक मामले में नाम आ चुका है, उनके सेक्रेटरी से लेकर तमाम आईएएस गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सारे एक से एक कलाकार हैं भाई। कांग्रेस में नवरत्नों की कमी नहीं है, तो सारे नवरत्न मिलकर एक साथ बल जमाएंगे। अनुराग भदौरिया, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अगर मैं सही हूं तो। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो मेहनत अपनी अमेठी और रायबरेली में सिर्फ दिखा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बाकी सीटों पर भी दिखाते तो आपके गठबंधन को थोड़ा फायदा पहुंचता? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहा है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिंता करे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर में। अपनी सीटों की चिंता तो आपको है नहीं, आप इंडिया गठबंधन की सीटों की चिंता कर रहे हैं, इसके मतलब आप हार रहे हैं। और आपका कैमरामैन हमारे सामने खड़ा है, अगर एक कैमरा जरा घुमा देगा तो आपको देखो कितना यूथ यहाँ पे खड़ा है, कितना यूथ है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आपका कैमरामैन है। और वो इस बात की मांग कर रहा है कि इस बार, और सब 23-24 साल का यूथ है, और ये कह रहा है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बारे में कोई बात नहीं की है, हमारी समस्या के बारे में कोई बात नहीं की है। इसी तरह से वो कह रहा है कि हमारे पिताजी जो किसान हैं
उनके बारे में कोई बात नहीं की है। कुछ युवा तो ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी भी परेशान हैं, उनके बारे, उनकी नौकरी थी वो भी चली गई, उनके बारे में कोई बात नहीं कही है। माने आप ना किसानों की बात कर रहे हो, ना युवाओं की बात कर रहे हो, ना छात्र की बात कर रहे हो। इंडिया गठबंधन में कौन प्रचार कर रहा नहीं कर रहा है इसकी बात कर रहे हो। इससे क्या मतलब भाई? हम प्रचार कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। आप बताओ ना आपने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल बाद भी अगर आपको इंडिया गठबंधन के बारे में बात करने की जरूरत पड़ रही है, उनकी बुराई करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप समझ लो अजय जी कुछ काउंटर में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में अजय आलोक। देखिए हरा कुत्ता को समझाइए कि मुझे इंडिया गठबंधन के बारे में बात करने की कोई इच्छा नहीं। ये आपने सवाल पूछा था इसलिए मैंने जवाब दिया। अच्छा हुआ कि 23-24 साल बोल दिया यूथ में, नहीं तो इनका तो यूथ कैटेगरी अटका हुआ 50 से 55 के बीच में। हमारे युवा नेता राहुल गांधी, हमारे युवा नेता अखिलेश यादव, सब 50 टप गए हैं। कहां से युवा? कौन से युवाओं का एस्पिरेशन आपने पूरा किया है? धोखाधड़ी करके? कैसे कम समय में राजनीति में आके पैसे कमाए जाए, इसकी तरकीब बता के, कैसे परिवार को इस्तेमाल करके राजनीति में आने जाए ये बता के, कौन सा युवाओं को ज्ञान दे रही है दोनों शहजादे? एक सेकंड, आंख से आंसू निकलेंगे और वापस जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बोलिए भदौरिया जी, बोलिए फटाफट 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 सुन लीजिए 4 जून के बाद। बोलिए भदौरिया जी। जो युवाओं की सुनिए, जो युवाओं की बात करेगा, युवाओं की हक की बात करेगा वो युवा, और जो युवाओं की बात करेगा वो जीतेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और जो युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की बात करेगा वो हारेगा खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है, माफ कीजिए, कर नहीं रहे हो, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीरज मिश्रा बड़े धैर्य से सुन रहे हैं आप तमाम लोगों की दलीलों को। नीरज जी, यही बुनियादी सवाल मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं। सर, आप तो 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस रायबरेली और अमेठी पर ही क्यों? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? अनुराग भाई, आपकी बात का मैं जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये बात तो सच है कि खुली आंखों से सपने देखने पर इस देश में टैक्स नहीं लगता है। तो उसका फायदा उठाकर अजय आलोक ने 2 सपने देख लिए। पहला तो ये कि वायनाड से राहुल गांधी हार रहे हैं, और दूसरा कि अमेठी में 55,000 का मार्जिन 2 गुना करने वाली हैं। सिलेंडर पे जो बात करती थी स्मृति ईरानी जी, वो 13 रुपए की चीनी तो दे ही नहीं, लेकिन वो हार का मार्जिन जो है वो 13 के कितने मल्टीपल में होगा वो अजय जी गिन लेंगे 4 तारीख को। हम लोगों का जो फोकस रहा है वो पूरे देश के अंदर अपने न्याय पत्र के साथ देश की एक-एक सीट पर रहा है। रायबरेली और अमेठी की जहां तक बात आती है अनुराग भाई, ये तो कांग्रेस के परिवार का वो घर है जिसके अंदर हम लोग जाएं ना जाएं, उनको कुछ कहें ना कहें, वहां से हमें प्यार मिलना ही मिलना है। और पिछली बार जो अमेठी में भ्रम फैलाकर अमेठी की भोली भाली जनता को बहलाकर वो जो गलती एक हो गई अमेठी की जनता से, आज तो अमेठी की जनता कह रही है कि आपने हमारे बीच का पिछले 45 साल से हमारे बीच में रहने वाले किशोरी लाल शर्मा को भेजा है। अजय जी, भगवान राम क्यों याद आ गए आपको? ये अहंकार की पराकाष्ठा देखिए। अमेठी से चुनाव हार रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेठी की जनता से गलती हो गई है। अहंकार की पराकाष्ठा। अजय जी, अमेठी मत देखिए सपने। वैसे तो आपकी सरकार बन नहीं रही, गलती से बन गई तो हो सकता है सपनों पर टैक्स हो जाए, क्योंकि टैक्स पर चलाने वाली सरकार है आपकी। उसके अलावा तो आप लोग लेकिन ठीक है, लेकिन नीरज जी, अगर रायबरेली और अमेठी परिवार है और परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, तो गाजियाबाद, मथुरा, वाराणसी, बांसगांव, सहारनपुर, देवरिया, प्रयागराज, महाराजगंज, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, देवरिया, प्रयाग, सीतापुर, बाराबंकी, ये जो बाकी संसदीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो हमें भूपेश बघेल कैंप डाले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हमें अशोक गहलोत कैंप करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हमें सोनिया गांधी की उपस्थिति नजर नहीं आई। अनुराग जी, ये जितनी आपने सीटों का नाम लिया, आपको मालूम होगा कि हमारे सेंट्रल पर्यवेक्षक हैं, क्योंकि रायबरेली अमेठी में आपको हमारे कार्यकर्ता जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं। आपको महाराजगंज में कांग्रेस के अध्यक्ष की रैली नहीं दिखी, वो 24 घंटे कैंप करके महाराजगंज से निकले। आपको देवरिया में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं दिखे। आपका क्योंकि जो चश्मा है वो थोड़े बायस के साथ चलता है, लेकिन उसका हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि आप जितनी बात अमेठी रायबरेली की कर रहे हैं, कांग्रेस का जीत का मार्जिन उतना ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए सर, अगर ऐसा है तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अगर मेरे किसी चश्मे से आपको फायदा हो रहा है तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनके सर, अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2009 में 5.81% था, 6% से कम।
2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर वो लगभग 50% हो गया। रायबरेली में 2009 में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लगभग 10% के आसपास वोट शेयर रहा होगा। 2019 में वो बढ़कर 38% से ज्यादा हो गया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये दोनों सीटें प्रतिष्ठा की लड़ाई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है अनुराग। अगर आप नेशनल फिगर देखें तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आडवाणी जी, अटल बिहारी के रहने के बावजूद, आपको याद होगा कि 2004 में, 2019 में, 1919 में, 2004 में और 2009 में लगातार बीजेपी का परसेंटेज घटता गया। 25.4 से घटा और 2004 में आके ये 22.4% हुआ और उसके बाद घट के 18.6% हो गया। 2009 तक घटता रहा। एक मोदी कोई आता है, देश का एक बड़ा नेता, और बीजेपी के भाग्य को पलट देता है। 2014 में आपको याद होगा 31.3% वोट मिले थे और 2019 में 38% वोट मिले थे। तो मोदी जी का जलवा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके तर्क में जो खराबी है वो ये है कि आपने राहुल गांधी, एक नेशनल लीडर जो पूरे देश के अन्य भागों में घूम रहे हैं, अगर उसको फैक्टर इन कर ले तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं अपने को सेंट्रलाइज किया है, वो पूरे देश में अवेलेबल है। और दूसरा, मुझे याद नहीं आता है कि अगर कोई ईडी किसी के खिलाफ मुकदमा कर दे तो बल्ब कैसे फ्यूज हो जाता है, क्योंकि बल्ब के लिए टंगस्टन वायर है तो रेजिस्टेंस लगता है, अदरवाइज कैथोड एनोड प्रिंसिपल पे चलता है। तो हमें नहीं लगता कि ईडी ने मुकदमा कर दिया तो उससे बल्ब फ्यूज हो गया। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही है। अजय आलोक जी, जरा लॉजिक समझाइए। ऐसा है कि बल्ब इस तरह से फ्यूज हो गया कि जो टंगस्टन वायर होता है बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन वायर टूट गया है। और टूटने का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण ये मिला कि राजस्थान में चुनाव बुरी तरह से हारे। छत्तीसगढ़ में आप जब सब जैसे राजनीतिक विश्लेषक और न्यूज चैनल जो छत्तीसगढ़ में भाजपा को कहीं एंट्री नहीं दे रहे थे, वहां भी बघेल साहब बुरी तरह से हार गए। इसीलिए सोनिया गांधी को इसलिए कह रहा हूं फ्यूज बल्ब, क्योंकि अब उम्र की ढलान पे आ चुकी हैं, राज्यसभा चली गई, रायबरेली से लड़ने की शक्ति नहीं हुई। प्रियंका गांधी को फ्यूज बल्ब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि या तो पारिवारिक कलह के कारण या भाई की जिद के कारण वो भी चुनाव नहीं लड़ी, चुनाव का संचालन करेगी। क्या अद्भुत संचालन किया था 2022 में कि कांग्रेस को अपनी आर्थिक, अजय जी, आपकी दलीलों पर नीरज मिश्रा को आपत्ति है, नहीं मिले, इसीलिए फ्यूज बल्ब कह रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपत्ति है। नीरज जी बताइए। देखिए, अब 17 दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी में मोदी जी हैं, इसलिए मैं अजय आलोक की तरह किसी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं और उनके घटक दे रहे हैं, तो फ्यूज बल्ब कौन है और किसकी बुद्धि का बल्ब फ्यूज हो गया है वो देश की जनता समझ गई है। मैंने नाम नहीं लिया होगा अजय भाई, पर आप भी समझ गए होंगे वो 17 दिन वाले की बात हो रही है। तो इसलिए भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। और हम मानते हैं कि 10 साल में आपने युवाओं का रोजगार छीन लिया, आप क्या बोलेंगे किसी को? आपने किसानों पर गोली चला दी, आप क्या बोलेंगे किसी पर? और मणिपुर जलता रहा, आपके प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि मैं गाजा की लड़ाई रुकवा रहा था। अरे मणिपुर में कुछ कर लेते, अरुणाचल में चीन घुस रहा था, वहां कुछ कर लेते, लद्दाख में चीन घुस आया, वहां कुछ कर लेते। लेकिन जैसी आपकी, आप सीख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जी को, आनंद जी, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए धन्यवाद। उनका इंटरव्यू आप लोग सुनते रहिए। अच्छा है, आपका दिमाग परिवर्तन और हृदय परिवर्तन जल्दी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के युवाओं को, अच्छे प्रवक्ताओं को जल्दी से हृदय परिवर्तन करना चाहिए। कांग्रेस में तो इसकी पारी शुरू हो चुकी है, काफी लोग आ चुके हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। दूसरी बात कहता हूँ, चूंकि आप प्रवक्ता हैं तो थोड़ा सा स्कॉच की एक रेटिंग पढ़ लीजिएगा। परसों ही पब्लिश हुई है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी देश में, और दैनिक जागरण में भी पब्लिश हुई है। एक रिबटल दे दीजिएगा। स्कॉच की रेटिंग के हिसाब से 2014 से 24 के बीच में 50 करोड़ 40 लाख नौकरियां सृजित हुई है। ये हम नहीं करें, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, वेरीफाइड न्यूज है। ये भाजपा का न्यूज नहीं है। अनुराग भाई, पढ़ लीजिए, उससे थोड़ा ज्ञान वर्धन होगा। बोलिए नीरज जी, बोलिए संक्षेप में। भदौरिया जी के पास जाओ। हाँ। देखिए मैं आ रहा हूँ भदौरिया जी, आता हूँ भदौरिया जी। देश में एक बोलिए जो ये बात कर रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे 1 किलोमीटर सड़क बनाई जाती थी, उसको लेन कैलकुलेशन फॉर्मूला से 4 किलोमीटर कर दिया। और ये आज जो जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अरे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिपोर्ट पर बोल दीजिए एक बार। देश के जो सबसे अमीर लोग हैं
वो टोटल 4% टैक्स भर रहे हैं, और जो देश का 70% सबसे गरीब आदमी है वो 95% टैक्स भरता है। ठीक है। आप इस तरीके के डेवलपमेंट के ऊपर बात कर ठीक है लीजिए एक सर, बार। रायबरेली अमेठी से हम आर्थिक सर्वेक्षण तक ना पहुंचे, गुजारिश है आप सबसे। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे खुद को रायबरेली और अमेठी में मजबूत कर रही है, आपको नहीं लगता कि जो सपा का परंपरागत गढ़ रहा है, यहाँ की विधानसभा सीटें, वो भी धंसता जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, कहाँ आप उसकी बात कर रहे हो? आप भी छोड़िए ना, वो अब बात खत्म हो गई। जनता सुनना नहीं चाहती, आप परेशान हो रहे हैं बीजेपी की बात कर करके। सवाल ये है कि आप ये देखिए, इन्होंने कहा, देखिए कैसे कह रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। 50 अब करोड़ सोचिए, 40 लाख 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ अगर रोजगार मिल गया होगा 50 करोड़ लोगों को, तो आप इनसे पूछ लीजिए, लोगों की नौकरियां नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा बुद्धि अप्लाई सुनिए कीजिए। कहाँ निकली है, कहीं कहीं 10 साल में एलियन एक पे आदमी नहीं नौकरी बदल नहीं, लेता है। इंडिया में तो नहीं निकली है, कहीं एलियन पूरे में इंडिया कहीं में है तो हमें निकली है, पता थोड़ा सा नहीं। दिमाग है, यहाँ मैं भी 69,000 कहाँ शिक्षक बात भर्ती करूँ, तो आप कर नहीं पा रहे हो, वो बेचारे धरने पे बैठे हैं। 69,000 शिक्षक दादा उसकी भर्ती के लिए लगातार धरने पे बैठे रहे, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया। आप अब तक कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दे पाए ये बता दीजिए। आप एक नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, दुनिया के पेपर आप एग्जाम करवा नहीं पा रहे हैं, पर्चा लीक हो जा रहा है, और आप पता नहीं नौकरी कहां देते। इसलिए करें, डिग्री चेक कराइए, डॉक्टर की डिग्री फर्जी लग रही है हमको, सही बता रहे हैं आप इनको, अनुराग जी चेक कराइए, डॉक्टर डिग्री है नहीं इनके पास। अरे ऐसी बात कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया। अगर 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता तो आज आपको बोलने की जरूरत पड़ती, जनता बम बम कर रही होती, जनता रोड पे चिल्ला रही होती, भारतीय जनता पार्टी का जयकारा लगा रही होती अगर आपने 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता। ठीक है, लेकिन ठीक है सर, अनुराग जी, हम फिर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर ही आ गए, रायबरेली और अमेठी पर ही रहते हैं सर। अभी इकोनॉमिक सर्वे तक नहीं पहुंचते हैं, बजट तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अजय आलोक, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो जीत रहे हैं, हम रायबरेली जीत रहे हैं और हम अमेठी जीत रहे हैं। अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्या वाकई इतना आसान है? हमने देखा मनोज कुमार पांडे जो नाराजगी अपनी लगातार जाहिर करते रहे, गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा उनके पास उनको मनाने के लिए। वहीं से एक और जो आपकी विधायक हैं अदिति सिंह, उनकी नाराजगी हर कोई देख रहा है, वो अब तक प्रचार में सामने नहीं आई है बीजेपी के उम्मीदवार के साथ, सिटिंग एमएलए है पार्टी की। इतना आसान है क्या वाकई? देखिए, चुनाव हम कभी आसान मानते ही नहीं है। अगर चुनाव आसान मानते तो पिछले 4 महीने से प्रधानमंत्री खुद लगातार सभाएं कर रहे हैं चुनाव की घोषणा के पूर्व, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर सीट पे उसी मजबूती से लगा हुआ है जिस सीट को हम जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि मार्जिन और बढ़े। हम चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेते हैं, हम इनकी तरफ पारिवारिक बपौती मान के नहीं चलते हैं हर सीट को। इसलिए हर सीट में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का खून और पसीना लगता है, और इसीलिए हम जानते हैं, क्योंकि बूथ बूथ पे हमारे वर्कर हैं। इनके पास वो वर्कर नहीं है। और समाजवादी पार्टी को आप कह रहे थे धंसा हुआ है, कितना धंसाएंगे बेचारे। ठीक है इनके सर, अभी 4 दिन का इंतजार है। जनता को दिया क्या है? किसानों को आपने दर्द दिया, युवाओं को दर्द दिया, आपने छात्रों को दर्द दिया, महिलाओं को। ठीक है, केवल एनके सर, अभी 4 जून तक का इंतजार करना होगा। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर इन दोनों सीटों को बीजेपी जीतती है सर, तो उसका क्या मतलब होगा? और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है तो उसका पॉलिटिकल मतलब क्या होगा? एनके सर। नहीं, एक बात सही है कि अगर दोनों सीटों पे, आप जरा शब्दों पे गौर कीजिए, अगर दोनों सीटों पे जीतती है, मतलब राहुल गांधी हार जाते हैं, तो जाहिर है कि उसका एक नेशनल इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों सीटों पे कांग्रेस जीतती है तो उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी हारती हैं, तब ये एक बड़ा मैसेज होगा। मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी का हारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे राजपूत कुछ नाराजगी दिखा रहे। हाल के 2-3 दिन में ये कुछ बदला है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन स्मृति ईरानी निकल जाएंगी, ये लगभग दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या केरल के लोग, क्या वायनाड की जनता खुद को टूल की तरह महसूस नहीं करेंगे कि हमारा इस्तेमाल किया गया? जब वहां हार रहे थे तो यहां आ गए, जब लगा कि जीत रहे हैं तो फिर वापस वहां चले गए। क्या इस तरीके का कोई मैसेज जाता है और क्या उसका कोई मतलब होता है? देखिए, इसको ऐसा नहीं होता कि दिल जी, ऐसा नहीं होता कि जनता दिल से ले लेती है। वायनाड से नहीं होंगे। मान लीजिए जैसे गुजरात में मोदी जी ने छोड़ दिया 2014 में, और आज कह रहे हैं कि गंगा माँ ने गोद ले लिया है, तो क्या गुजरात के लोग नाराज हो जाएंगे? खोदेंगे मोदी गुजरात के नहीं है।
गुजरात में जब रहे तो वाइब्रेंट गुजरात दिया उन्होंने, तो वो शिफ्ट कर गए। तो ऐसा नहीं होता कि जनता नाराज हो जाती है। हाँ, पार्टी का एक बड़ा नेता है जो वहां से लड़ा है, इतना काफी है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से रायबरेली और अमेठी उन चुनिंदा सीटों में है जिस पर नजर 4 जून को हर किसी की टिकी रहेगी।